Welcome to all. Myself Jitendra Sharma, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। तो डियर ऑल, जैसे आप लोग जानते हो कि हम किसके में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एलपीजी के बारे में, जिसमें एल मीनिंग लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण। इसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहा जाता है आपका वैश्वीकरण। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है निजीकरण। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आया था? आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म इस पर बना था 1991 में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। अगर निजीकरण की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन है, ये आई आपकी इनटू 1980s, सबसिक्वेंट ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जो टर्म है प्राइवेटाइजेशन, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज और असेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। की जो अथॉरिटी दी जाएगी, चेक तो गवर्नमेंट ही रखेगी, लेकिन अथॉरिटी किसको दी जाएगी? प्राइवेट सेक्टर्स को। तो इस पर जो बात की थी वो किसने की थी? राजीव गांधी ने की थी। और इस पर वर्क किसने किया? पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है पिक्चर, जिसमें राजीव गांधी हैं। तो प्राइवेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 80s बाय, मतलब 1980 में बताया। किसने बताया? राजीव गांधी ने इसके बारे में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव थी, इन्होंने एक्चुअल स्पीड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्होंने बनाई। और एक्चुअल काम कब हुआ इसमें? इन 1991 में, जब आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और आपके वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब इस पर क्या बना था? इकोनॉमिक रिफॉर्म बना था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। और ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा, इसको क्या कहा जाता है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आइए अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो प्राइवेटाइजेशन के, अगर हम निजीकरण की मीनिंग की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन क्या है आपका? इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो दो तरह के सेक्टर की हम बात करते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जिसमें पूरा काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की, वहाँ पे सब कुछ, अगर कोई टीचर भी रखा जाता है तो उसके लिए भी किसी पॉलिसी के अंडर उसको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो पूरा जो उसमें चेकआउट है वो कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। सैलरी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और रिक्रूटमेंट भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन साइड बाय साइड अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो निजीकरण में सब कुछ कार्य कौन करती है? जो प्राइवेट, जो आपकी निजीकरण की जो भी, जिसका भी वो इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वो संस्था है। तो निजीकरण का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य करने की विधि। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग कि निजीकरण का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य करने की विधि। हालांकि निजीकरण में क्या होता है? जो पूरा चेकआउट रखती है, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल और जो भी ग्रुप लेवल है, उसमें प्राइवेटाइजेशन में पूरा चेकआउट कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। और उसके बाद अथॉरिटी सिर्फ दी जाती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। क्योंकि उस पे जो मुनाफा होगा, जो फीस भी लेनी है, वो सब कुछ कौन देखता है? गवर्नमेंट भी देखती है। लेकिन गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है कि कितना लेना है, कितना हो। लेकिन मतलब मेनली है कि जितना सही है वो लें, और जितना हो सके तो मतलब जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन अगर फैसिलिटी की बात है तो फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में उनको देनी ही पड़ेगी, जो एक्चुअल नॉर्म में होगी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के लिए। एक है आपका सेल ऑफ द एंटायर एंटिटी और दूसरा है आपका इनिशियल पब्लिक
ऑफरिंग। एक होता है कि पूरा ही हमने किसको दे दिया है, द गवर्नमेंट सेल्स द एंटायर पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर की पूरा ही जो भी काम करेगी प्राइवेट सेक्टर ही करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, वो कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी, पूरा चेक करेगी जो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म होगा। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक शेयर्स गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है और दूसरा क्या है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। तो आजकल अगर हम बात करें तो जैसे हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो ठेकेदारों को क्या किया है, रिक्रूटमेंट करने के लिए जो पर्सन्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट वो पूरी तरह से कि उसमें बेनिफिट किसका है, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी, लेकिन टोटली वो पूरा ही हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के नाम नहीं किया है, लेकिन कुछ एक पार्ट में जो भी काम वो लेते हैं वो उन्होंने क्या करना है, फुलफिल करना होता है। अगर शेयर मार्केट में इसके मेथड्स की बात करें तो वो रहता है मैनेजमेंट कंट्रोल और दूसरा है आपका सेल टू एम्प्लॉयज़। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या होता है, जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है मैनेजमेंट कंट्रोल टू द न्यू कंपनी, कि एक कंपनी किसी नई कंपनी को काम देगी क्योंकि इट बिकम्स मोर अकाउंटेबल, कि अगर वो नहीं संभाल पा रही है कंपनी तो वही काम किसको दिया जाएगा, नेक्स्ट को दिया जाएगा। जैसे अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने कोई होटल बनाया है और मैं नहीं उसको चला पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 5 ईयर के लिए मैं किसी और को उसको चलाने को देती हूँ और बेनिफिट मैं ले रही हूँ, तो उसके बाद वो चीज़ मेरी ही है लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेल टू एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ हैव द फर्स्ट चॉइस टू बाय द शेयर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हेन दे आर पुट फॉर सेल। जब मतलब फर्स्ट जो पावर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है कि वो क्या करें, वहाँ के शेयर्स को वो मतलब खरीदें और मतलब उनको सेल करें, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलपीजी एंड एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन इकट्ठे भी पूछा जा सकता है और आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो जब आपको एलपीजी आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से एलपीजी आपको क्लियर हो गया है और आपकी को जब इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस लिखनी होगी तो आप सभी की लिखेंगे, लिबरलाइजेशन की भी, प्राइवेटाइजेशन की भी और ग्लोबलाइजेशन की भी। अब हम बात करेंगे शिक्षा के निजीकरण की। अगर शिक्षा के निजीकरण की बात करें तो शिक्षा के निजीकरण का अर्थ शिक्षा को निजी संस्थाओं के तहत करना है, परंतु शिक्षा पर नियंत्रण सरकार का ही रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि निजीकरण, शिक्षा के निजीकरण में जो निजी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उन पर क्या है, उनका तो अधिकार है, वो स्कूल ओपन कर रहे हैं, लेकिन मेनली जो नियंत्रण, जो कंट्रोल रखेगी वो कौन रखेगी, गवर्नमेंट उसमें रखेगी। तो इससे अभिप्राय है कि जो शिक्षा के उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम, प्रशासन एवं नियम सरकार द्वारा ही निश्चित किए जाएंगे। यदि निजी संस्थाएं इन नियमों का उल्लंघन करेगी तो सरकार को ऐसी संस्थाओं की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा। जैसे आजकल भी अगर कोविड के टाइम में जैसे स्कूल्स में हॉलीडेज थे, अगर हॉलीडेज के दौरान कोई भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को ओपन करता है तो वो क्या है, जो रूल और रेगुलेशन है उनका क्या है, मतलब उल्लंघन करना है। तो उस केस में क्या है कि जो स्कूल्स हैं उन पर कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है और उनको फाइन भी लगाया जा सकता है और इवन उनकी एफिलिएशन भी क्या है, रद्द की जा सकती है। तो मतलब जो फाइनल जो कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा, आपका गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन चलाएंगी कौन, उन स्कूलों को, उन इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। अगर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन की बात करें कि जैसा हम जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हर एक पर्सन को वो हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। उस केस में
हर एक को अपॉर्चुनिटी देने के लिए सरकार ने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन को डेवलप किया। प्राइवेटाइजेशन के आने से जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे थे फर्दर स्टडीज़ हायर एजुकेशन में या आपकी जैसे सेकेंडरी के बाद एजुकेशन की बात करें, ट्रेनिंग्स की बात करें, तो गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो हर एक को इस प्रकार मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करे या कुछ भी फैसिलिटी दे पाए। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ साथ इंस्टीट्यूशन को भी इंक्रीज़ करना क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए सामने आई आपकी एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का क्या होना था, आधुनिकीकरण के लिए क्या किया, इसकी ज़रूरत भी थी और ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका आवश्यक भी है। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए, गुणात्मक सुधार के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आपकी आधुनिक तकनीकें हैं उनके प्रसार के लिए। अब गवर्नमेंट हर एक स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी नहीं दे सकती थी। अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ एक पर्सन जैसे मिल के भी, अगर ग्रुप्स भी मिल के काम करेंगे तो वो क्या देंगे, बच्चों को फैसिलिटी भी देंगे। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर में वृद्धि के लिए भी इम्पॉर्टेंट था आपका प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। उसके बाद मास पार्टिसिपेशन, की जनता की हर एक पर्सन की क्या हो, पार्टिसिपेशन उसमें हो, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तो प्रशासन एवं वित्तीय समस्या का हल इससे मिला कि हर एक को अपॉर्चुनिटी प्रदान प्राइवेटाइजेशन ने की। तो प्राइवेटाइजेशन को फेवर किसने किया, तो डिसीजंस फेवरिंग प्राइवेटाइजेशन आपकी एनपीई 1986 ने फेवर किया। 18th 5 ईयर प्लान आपका 1992 टू 97। उसके बाद यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1995, आपका द वर्ल्ड बैंक 1995 एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपकी जो आई 2002 में, इन सब ने फेवर किया कि प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने अफेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्राइवेटाइजेशन आने के लिए, तो मैंने बताया कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज और दूसरा इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑल पर्सन ऑफ इंडिया, या बाहर की भी अगर हम बात करें तो हर एक के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, वो एबल नहीं थे हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन, आप बहुत मतलब आप भी एक प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको हर प्रकार की फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको मैं अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट या जो आजकल इंस्टीट्यूशन चले हैं उससे कोरिलेट नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहती हूँ कि अगर आज से आप 10 या 15 साल पीछे जाएं तो उस वक्त क्या था कि अगर बीएड करनी होती थी तो हिमाचल में तो स्टूडेंट्स का नंबर नहीं आता था, तो उनको जम्मू जाना पड़ता था, ठीक है। तो श्रीनगर या जम्मू वो जाते थे, तो वहाँ पे मनी उस टाइम जैसे आजकल की गूगल पे है, तो उस वक्त तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो उस केस में कुछ एक स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता था, पेरेंट्स भेजते नहीं थे, तो एजुकेशन जो हायर स्टडीज़ थी उसमें बच्चा क्या रह जाता था, कट ऑफ रह जाता था, ठीक है, वो नहीं कर पाता था अपनी एजुकेशन को। तो चलो आजकल की डेट में आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी भी लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास इतनी फैसिलिटी है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसके एक्सपेंशन से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही हुआ। लेकिन नेगेटिवली इस चीज़ को किसी अथॉरिटी ने या इंस्टीट्यूशन ने रॉन्ग वे में इसको इम्प्लीमेंट किया, वो बात क्या है, अलग है, ठीक है। कि कमाई के पर्पज़ से ना हो कि डेवलपमेंट के पर्पज़ से अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी हुआ है। अगर प्राइवेटाइजेशन की मेरिट्स की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन मेक्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर एफिशिएंट ड्यू टू फ्री मार्केट कंपटीशन। तो प्राइवेटाइजेशन अगर दूसरी फील्ड में भी कहें
तो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज इनकी क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती है। अगर एजुकेशन में कहें तो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचिंग स्टाइल है या टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या होता है, वेल एंड गुड होता है। मतलब इसको इस तरह से तो नहीं बोलूँगी गवर्नमेंट में अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सुपरविज़न किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर से बेटर होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर टीचर नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसको रखा भी नहीं जाता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडमिशन लेंगे ही नहीं, क्योंकि विदाउट टीचर तो कोई भी वहाँ पे नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कहें तो पूरा पूरा साल कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर ही अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी कहीं 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 ना कहीं कमी रहती है। और ये मिनिमाइज करता है पॉलिटिकल कंसिडरेशन को, और इट विल मोबिलाइज मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। और मतलब मोबिलिटी की आपको फैसिलिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छा, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर है और उन्होंने 5th तक या 8th तक उन्होंने एफिलिएशन ली है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो वो उसको बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसमें डीमेरिट्स की बात करें तो ये वाइडन करता है गैप बिटवीन जो आपके हैव्स एंड हैव नोट्स में, ठीक है, कि कुछ चीज़ें वहाँ पे है और कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं है। लेकिन मतलब जैसे प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में सारी फैसिलिटी, कई बार वो तभी होती हैं जब बाहर से टीम चेकआउट करने के लिए आती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे उस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की ये डिमेरिट रह जाती है कि जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, दो स्कूल्स हैं, अगर उनको एफिलिएशन तो बहुत स्कूल्स को मिली है, लेकिन किसी स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और किसी में फैसिलिटी बहुत कम है, तो मतलब ये भी क्या है, बहुत बड़ी अगर फैसिलिटी होनी चाहिए तो सब सब में ही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर हर एक सब्जेक्ट के मास्टर हैं टीचर्स, ठीक है, तो उन्होंने टीचर रखे हुए हैं तो उनकी सैलरी से रिलेटेड भी क्या रह जाते हैं, कई बार इश्यूज रहते हैं। पैसा ज़्यादा लेती हैं प्राइवेट सेक्टर और देते क्या है, कम है। द पब्लिक डज नॉट हैव एनी कंट्रोल, की सरकार का कई बार कंट्रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की क्या रह जाती हैं, कमियां भी कई बार प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती हैं। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि एजुकेशन पे प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर प्रॉफिट मोटिवेटेड एंड देट चेंजेस हैवी फी। वो तो आप जानते ही हैं कि ये प्रॉफिट मोटिवेटेड क्या बन गया है, बिजनेस की तरह इसको ले रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टीप डेक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, की जितनी क्वालिटी देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी है। और इट लेड टू कंपटीशन अमंग इंस्टीट्यूशन, की कई बार कॉम्पिटिशन्स बहुत है कि अगर 100 सीट्स हैं तो वो अपनी सीट्स फिल करने के लिए कई बार मतलब जो उनसे बन पाता है उसके लिए कुछ कॉलेजेस की फिल नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा क्या है, इंस्टीट्यूशन में कॉम्पिटिशन है। इट हैज़ रिजल्टेड इन द बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इट ओपन द गेट फॉर फॉरेन कॉरपोरेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, और पॉजिटिव भी पड़ा है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, कि अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आ सकती है एजुकेशन गेन करने के लिए, ट्रेनिंग गेन करने के लिए। और कभी भी नेक्स्ट अगर आपने हायर एजुकेशन करनी है तो उस फील्ड में सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कैन हेल्प इंडिया टू गेन हायर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन एजुकेशन सेक्टर, एंड देयर कैन बी सम मैनिपुलेशन but can be managed by proper rules and regulations by government. There are always pros and cons तो रहते ही हैं उसमें, ठीक है। मतलब फ़ायदा भी रहता है, नुकसान भी रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी रह जाते हैं, ठीक है। दैट कैन बी ओवरकम बाय इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इफेक्टिवली। तो इसका मेन ये है कि कहीं ना कहीं तो कमी
चेकिंग भी रह जाती है। अगर पब्लिक सेक्टर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, अगर वो खुद रिश्वत ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। अगर वो भी पूरा चेकआउट रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट्स इसमें अच्छे ही मिलेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन आपको क्लियर भी था, तो इस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की। मेनली ये था कि कॉन्सेप्ट कब आया, किसने दिया, और प्राइवेटाइजेशन के गुड और बैड इफ़ेक्ट आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो आपको लेकिन लेक्चर सुन के थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।